Hello class 11 students, welcome back to my YouTube channel. So you are watching part 2 of class 11th history chapter 11 parts to modernization. So part 1 के अंदर हमने आपका जापान तक का जो टॉपिक था वो कवर कर दिया था एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके सारे जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं वो सारे कवर कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद चाइना. चाइना के बारे में जो मेन चीज़ें थी जैसे कि उसकी ज्योग्राफी, उसके एथनिक ग्रुप्स, ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में देखी थी एंड आज हम चाइना के बारे में और डिटेल में समझेंगे. जो चाइना की जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्या मतलब है, जैसे कि इंडिया की हम बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, जब अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स आ रहे थे, अलग अलग मूवमेंट्स हो रहे थे, तो वो होती है मॉडर्न हिस्ट्री. वैसे ही हम चाइना की मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में समझेंगे. चाइना की मॉडर्न हिस्ट्री के दौरान 3 इश्यूज थे. कौन से 3 इश्यूज थे भाई? हाउ टू रिगेन सोवर्निटी, सोवर्निटी को कैसे रिगेन करा जाए. सोवर्निटी का क्या मतलब है? खुद को खुद से रूल करने की क्षमता, दैट इज सोवर्निटी. ठीक है, कैसे सोवर्निटी को वापस से गेन करा जाए. दूसरा, कैसे फॉरेन ऑक्यूपेशन को ख़त्म किया जाए, एंड ऑफ द ह्यूमिलिएशन ऑफ फॉरेन ऑक्यूपेशन यू कैन से, कैसे फॉरेन ऑक्यूपेशन को ख़त्म करा जाए. तीसरी चीज़, कैसे इक्वालिटी और डेवलपमेंट लाया जाए. तो ये 3 इश्यूज थे. कैसे सॉवरनिटी लाई जाए, कैसे फॉरेन ऑक्यूपेशन ख़त्म करी जाए और कैसे इक्वालिटी और डेवलपमेंट हो. तो इन 3 इश्यूज के ऊपर चाइना की मॉडर्न हिस्ट्री रिवॉल्व करती है. चाइनीज डिबेट्स वर मार्क्ड बाय द व्यूज ऑफ 3 ग्रुप्स. 3 ग्रुप्स थे जिनके व्यूज़ मेंशन किए जाते थे. जो भी डिबेट्स होती थी चाइना के अंदर, कोई भी उस टाइम पे इशू प्रिवेल करता था तो उसके अंदर 3 ग्रुप्स का पार्टिसिपेशन होता था. मैंने आपको बताया चाइना के अंदर जो भी डिबेट्स होती थी उसके अंदर 3 ग्रुप्स इन्वॉल्व होते थे. तो उन 3 ग्रुप्स के बारे में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले लियांग केचाओ, ये जो पर्सन आप देख पा रहे हो ही इज़ लियांग केचाओ. सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ. तो ये ट्रेडिशनल आइडियाज़ को न्यू की तरह और एक अलग तरीके से यूज़ करने के लिए बोलते थे कि भाई जो हमारे ट्रेडिशनल आइडियाज़ हैं, जो हमारी पुरानी जो धारणाएं हैं, हम उनको यूज़ करेंगे एक अलग तरीके से, ताकि जो वेस्ट की तरफ से जो डेवलप्ड नेशन है उनकी तरफ से जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको फेस कर पाएँ. दूसरा, रिपब्लिकन रेवोल्यूशनरीज सच एज सुन यात सेन. ये जो पर्सन आप देख रहे हो ही इज़ सुन यात सेन. ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ फ्रॉम जापान एंड वेस्ट. इनके आइडियाज़ से ये इंस्पायर्ड थे. तीसरा, CCP चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी. ये क्या चाहते थे, ये जो पुरानी जो इनइक्वालिटीज़ चली आ रही है ना, और इसको ख़त्म करना चाहते थे और जो फॉरेनर्स हैं उन्हें बाहर खदेड़ देना चाहते थे, बाहर भगा देना चाहते थे. ठीक है, तो ये 3 ग्रुप्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए. नाउ एस्टेब्लिशिंग द रिपब्लिक. चाइना के अंदर कैसे रिपब्लिक एस्टेब्लिश हुई? तो मांचू डायनेस्टी उस टाइम पे रूल कर रही थी, तो उसको ओवरथ्रो करके रिपब्लिक प्रोक्लेम कर दी गई थी 1911 के अंदर अंडर सुन यात सेन. उनके प्रोग्राम को 3 प्रिंसिपल्स बोला जाता था और चाइनीज़ के अंदर सान मिन चुई ये बोला जाता था. इसके अंदर 3 प्रिंसिपल्स थे, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म. रेवोल्यूशनरीज को सिखाया जाता था कि तुम फॉरेनर्स को बाहर भगा दो ताकि नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल किया जा सके, इक्वालिटी जो है वो लाई जा सके और पॉवर्टी कम करी जा सके. रेवोल्यूशनरीज ने कुछ रिफॉर्म्स ला दी थी, जैसे कि सिंपल लैंग्वेज इम्पोज कर दी थी. फुट बाइंडिंग एक प्रैक्टिस होती थी. चाइना के अंदर क्या होता था, फीमेल्स की फुट की जो हड्डियाँ हैं ना उन्हें तोड़ के बांध दिया जाता था. तो वो फुट बाइंडिंग की प्रैक्टिस को अबॉलिश करा गया. फीमेल सबऑर्डिनेशन, मैरिज के अंदर इक्वालिटी लाई गई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो ये सारी रिफॉर्म्स करी गई. सुन यात सेन के आइडियाज़ जो है ना वो 4 चीज़ों से इंस्पायर्ड थे, बेस्ड थे 4 चीज़ों के ऊपर. क्लोथिंग, फूड, हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन. इन 4 चीज़ों के ऊपर बेस्ड थे. अब ये पर्सन आप देख पा रहे होंगे, ये महानुभाव कौन थे भाई? ये थे चांग काई शेक. ये गोमिनडांग पार्टी के लीडर थे. तो इन्होंने एक मिलिट्री कैंपेन लॉन्च करा ताकि जो वॉरलॉर्ड्स है ना उनको कंट्रोल किया जा सके और कम्युनिस्ट को एलिमिनेट करा जा सके. अब उन्होंने किस चीज़ के ऊपर फोकस करा? इन्होंने 4 चीज़ों के ऊपर फोकस करा कि विमेन को है ना अपनी अपीयरेंस के ऊपर, स्पीच के ऊपर, काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए और उन्हें सिर्फ घर तक ही, हाउस होल्ड तक ही कन्फाइंड रहना चाहिए, ये इनका मानना था. तो आप देख सकते हैं कितनी पिछड़ी इनकी सोच थी. सुन यात सेन के प्रोग्राम्स में है ना कैपिटल को रेगुलेट करना, लैंड को इक्वलाइज करना, ये सारी चीज़ कभी भी नहीं हुई. पार्टी ने मिलिट्री ऑर्डर ज़रूर लगा दिया, इम्पोज कर दिया. उन्होंने पेजेंट्री की प्रॉब्लम्स को तो एड्रेस ही नहीं करा. तो ये हमने देखा क्या क्या प्रॉब्लम्स उस टाइम पे चल रही थी.
जापान ने चाइना को इन्वेड कर लिया 1937 में। इससे क्या हुआ, चाइना वीक होने लग गया, जो कॉमन लोग हैं उनकी लाइफ के ऊपर भी असर देखने को मिला। चाइना ने इस टाइम पे दो क्राइसिस फेस करे, इकोलॉजिकल क्राइसिस यानी कि सॉइल खराब हो रही थी, डिफोरेस्टेशन हो रहा था, फ्लड्स आ रहे थे, और दूसरा था सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस। वहाँ पे जो लैंड टेन्योर सिस्टम यूज़ किया जाता था, फॉलो करा जाता था, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव था। इनडेप्थनेस, प्रिमिटिव, पुरानी तरीके की टेक्नोलॉजी, पुअर कम्युनिकेशन, इन चीज़ों की वजह सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करा चाइना ने। अब चाइनाज कम्युनिस्ट पार्टी का राइज कैसे हुआ, तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो 1921 में फाउंड करी गई थी। माओ जेडोंग, ये जो पर्सन आप देख पा रहे हो, ही वॉज माओ जेडोंग। तो ये एक मेजर लीडर के रूप में सामने आए। रशिया के अंदर एक रेवोल्यूशन आया था, कब, 1917 के अंदर। तो ये रेवोल्यूशन किसने करा था, जो सिटीज़ में जो लोग काम करते थे उन्होंने। लेकिन माओ ने एक अलग सा मेथड अपनाया, उन्होंने पेजेंट्स के ऊपर फोकस करा, पेजेंट्री के ऊपर। माओ और कुछ कम्युनिस्ट ने मिलकर जियांगजी एक जगह है वहाँ पर 1928 से 1934 तक कैंप लगाया ग्योमिंडांग अटैक से बचने के लिए। ग्योमिंडांग पार्टी पिछली स्लाइड पे हमने समझा था, ग्योमिंडांग पार्टी जिसके लीडर चांग काई शेक थे, ठीक है। माओ ने एक रेडिकल सी फिलॉसफी डेवलप कर ली थी, एक आइडियोलॉजी होती है जिसे हम फिलॉसफी कहते हैं, ठीक है। इस टाइम के दौरान उन्होंने क्या करा, लैंड्स को कॉन्फिस्केट कर लिया, मतलब लोगों से लैंड ले लिया और वापस से पेजेंट्री के बीच में उसे रीडिस्ट्रीब्यूट करा। उन्होंने विमेन एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन को एनकरेज करा, ठीक है। उन्होंने एक नया मैरिज लॉ इंट्रोड्यूस करा जिसके अंदर अरेंज मैरिज जो है वो फॉरबेड करी गई थी, यानी कि मना किया गया था कि भाई अरेंज मैरिजेस आर नॉट अलाउड। उन्होंने स्टॉप करा था परचेज और सेल ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सिंप्लीफाइड डाइवोर्स, डाइवोर्स को भी सिंप्लीफाई कर दिया था। तो ये थी माओ जेडोंग की कॉन्ट्रीब्यूशंस। और भी इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। अब सीसीपी का बेस कहाँ था, शांगजी या जांगजी जो भी है उसे एक बार आप देख लेंगे, तो वहाँ पर था। हमें पता है वो ग्योमिंगडांग से बच रहे थे, तो ग्योमिंगडांग की ब्लॉकेड की वजह से सीसीपी को अपना बेस चेंज करना पड़ा। अब वो दूसरे बेस पे शिफ्ट हो रहे थे, दूसरे बेस की तलाश में थे, तो इसी के वजह से उन्हें लॉन्ग मार्च करनी पड़ी। लॉन्ग मार्च करते हुए 6000 माइल्स कवर करके कहीं और अपने बेस को शिफ्ट करना पड़ा। एट देयर न्यू बेस एट यनन, उनका नया बेस बना यनन में। उन्होंने 3 प्रोग्राम्स वहाँ पर डेवलप करे टू एंड वॉरलॉर्डिज्म। वॉरलॉर्डिज्म के खिलाफ थे सीसीपी वाले, तो उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने 3 प्रोग्राम्स लेके आए, और उन्होंने कुछ लैंड रिफॉर्म्स भी करी, और साथ ही साथ वो इम्पीरियलिज्म के खिलाफ भी फाइट कर रहे थे। इस टाइम पे क्या हुआ, जापान के साथ वॉर हो गई। कम्युनिस्ट और ग्योमिंडांग उन्होंने मिलकर काम करा, और वॉर के ख़त्म होते ही कम्युनिस्ट ने ग्योमिंडांग को हरा दिया और उनके पास पावर आ गई। किसके पास, कम्युनिस्ट के पास। तो वॉर के टाइम पे हमें ये याद रखना है, वॉर के टाइम पे ग्योमिंडांग और कम्युनिस्ट पार्टी वाले दोनों इकट्ठे भी आए थे, बट वॉर के बाद सीसीपी पावर में आ गई थी। नाउ एस्टेब्लिशिंग द न्यू डेमोक्रेसी, चाइना के अंदर डेमोक्रेसी कैसे एस्टेब्लिश हुई वो हम देखेंगे 1949 टू 65, इस टाइम पीरियड को हम देखने वाले हैं। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि चाइना को कब एस्टेब्लिश करा गया था, 1949 में। तो ये न्यू डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के ऊपर बेस था। जो इकोनॉमी थी ना वो गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर थी। प्राइवेट एंटरप्राइज या फिर प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ लैंड जो है उस टाइम पे अबॉलिश थी, यानी कि उस टाइम पे प्राइवेटाइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं था, सब कुछ गवर्नमेंट के ही हाथों में था। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट, सो ये जो चाइना वाला टॉपिक है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये ना सिर्फ क्लास 11th में बल्कि क्लास 12th के अंदर भी आपके काम आने वाला है। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स के अंदर आपका ये टॉपिक जो है आपको क्लास 12th में भी पढ़ाया जाएगा। तो अभी इसे अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए ताकि आप इसे भूले ना, कभी भी अच्छे से याद रहे आपको। ना ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट, तो ये जो मूवमेंट था ना ये 1958 के अंदर लॉन्च किया गया था। इस मूवमेंट का मोटिव क्या था, कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियलाइज करना, रैपिडली बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन करना। अब इस मूवमेंट में क्या हुआ, लोगों ने अपने बैकयार्ड्स में ही स्टील फर्नेसेस जो है वो सेटअप कर लिए। पीपल कम्यून्स थे, यानी कि क्या मतलब है इसका, लैंड होता था, सभी लोग उसे कलेक्टिवली ओन करते थे, सभी का था वो लैंड और सभी उस पर मिल के कल्टिवेशन करते थे। तो ये रूरल एरियाज़ में ये पीपल कम्यून्स जो है वो शुरू कर दिए गए थे।
माओ वॉज एबल टू मोबिलाइज द मासेस टू अटेन द गोल्स सेट बाय द पार्टी। अब माओ जो है ना लोगों को बार बार इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि हमारे ये आइडियाज़ है, मतलब अपने आइडियाज से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे। माओस कंसर्न वॉज क्रिएटिंग अ सोशलिस्ट मैन एंड फाइव लव फादरलैंड पीपल लेबर साइंस एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। तो माओ जो है ना वो इन चीज़ों के ऊपर एम्फोसाइज कर रहे थे, वो एक सोशलिस्ट मैन क्रिएट करना चाहते थे और 5 चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहते थे, फादरलैंड, देन लेबर साइंस पब्लिक प्रॉपर्टी एंड पीपल। इन चीज़ों के ऊपर वो फोकस करना चाहते थे। एक कम्यून सिस्टम को मॉडिफाई कर दिया गया, तो ये इतना ज़्यादा यूजेबल तो था नहीं। ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट अपने बैकयार्ड में हम कितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते हैं, इतना पॉसिबल नहीं है। तो इतना ज़्यादा मतलब इस मूवमेंट का कुछ असर देखने को नहीं मिला। नाउ ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट अभी अभी हमने समझा, ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था। इसके बाद आया ग्रेट प्रॉलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, तो इसके बारे में हम समझेंगे। सो लोग जो है ना सोशलिस्ट मैन, ये कंसेप्ट था हमारे ग्रेट लीप फॉरवर्ड में। सो इस कंसेप्ट से सहमत नहीं थे, तो इसके खिलाफ क्रिटिक्स देखने को मिले। तो इसके वजह से ग्रेट प्रॉलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन करा गया 1965 में। तो उसका ईयर ग्रेट लीप फॉरवर्ड और ग्रेट प्रॉलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, इनके ईयर्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। रेड गार्ड्स यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं और जो आर्मी है, उन्होंने यूज़ करा था इसको अगेंस्ट ओल्ड कल्चर, ओल्ड कस्टम्स एंड ओल्ड हैबिट्स। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को गांव में भेजा गया था ताकि वो वहाँ पर जाके ट्रेडिशनल चीज़ों को सीख सके। आइडियोलॉजी और स्लोगन रिप्लेस रैशनल डिबेट। कल्चरल रिवोल्यूशन से क्या हुआ, पार्टी वीकन हुई और इससे क्या हुआ, इकोनॉमी भी डिस्टर्ब हुई और एजुकेशनल सिस्टम पे भी इसका इफेक्ट देखने को मिला। फाइनली 1975 में पार्टी वंस अगेन लेड एम्फेसिस ऑन ग्रेटर सोशल डिसिप्लिन एंड बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। वापस से इन चीज़ों के ऊपर उनका एम्फेसिस शिफ्ट हो गया। रिफॉर्म्स फ्रॉम 1978 डेंग जियाओपिंग, ये जो पर्सन आप देख पा रहे होंगे, ही इज़ डेंग जियाओपिंग। सो 1978 में इन्होंने भी कुछ रिफॉर्म्स जो है इंट्रोड्यूस करी थी। इन्होंने पार्टी के कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग करा और इन्होंने कुछ सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी के लिए कुछ रिफॉर्म्स भी लेके आए थे। इन्होंने सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी यानी कि सोशलिस्ट भी है और साथ ही साथ थोड़ी सी इन्होंने प्राइवेटाइजेशन भी स्टार्ट कर दी थी, तो उसका इंट्रोडक्शन इन्होंने ही करा था। पार्टी ने डिक्लेयर कर दिए थे अपने गोल एज फॉर मॉडर्नाइजेशन। सो डेंग जियाओपिंग के अंडर इंट्रोड्यूस हुए थे फॉर मॉडर्नाइजेशन, जिसके अंदर 4 चीज़ें थी, साइंस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड डिफेंस। ठीक है, तो ये चीज़ें फॉर मॉडर्नाइजेशन किसकी थी, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, तो ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th मॉडर्नाइजेशन डेमोक्रेसी, ये माना जाता था कि भाई 5th मॉडर्नाइजेशन भी है इसके अंदर, जिसको डेमोक्रेसी माना गया था। 1989 में क्या हुआ, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ने एक ग्रेटर ओपननेस की डिमांड करी एंड वो चाहते थे कि ऑसिफाइड डॉगमास जो है इसका एंड देखने को मिले। स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेटर्स ने तियानमेन स्क्वायर में यानी कि बीजिंग में एक जगह है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रूटली इस चीज़ को रिप्रेस करा था। पोस्ट रिफॉर्म पीरियड सो द एमरजेंस ऑफ डिबेट्स, यानी कि इस टाइम के बाद 1978 के बाद जो है बहुत सारी डिबेट्स देखने को मिली थी चाइना को डेवलप करने के लिए। देयर इज़ ग्रोइंग राइवल ऑफ ट्रेडिशनल आइडियाज, कन्फ्यूशियनिज्म। ठीक है, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ग्रो हो रही थी। अलग अलग फिलॉसफीज़, आइडियोलॉजीज़ का डेवलपमेंट भी उस टाइम पे देखने को मिल रहा था। लोग और भी बड़े बड़ी डिबेट्स ऑर्गेनाइज करने लग गए थे और बड़ी चीज़ों की डिमांड करने लग गए थे इस टाइम के दौरान। सो अभी तक हमने देखा चाइना के बारे में कि भाई चाइना के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई थी, कौन कौन से रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे थे, किसने करे थे। ठीक है, कैसे चाइना एक रिपब्लिक बना, तो ये सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे ताइवान के बारे में। सो ये आप देख पा रहे हो, दिस इज़ ताइवान। ठीक है, ताइवान है ना बहुत टाइम के लिए एक जापानीज़ कॉलोनी रहा है। 1894 और 95 में वॉर भी हुई है जापान के साथ। कायरो और पॉट्सडैम प्रोक्लेमेशन से क्या हुआ, चाइना की सोवरेनिटी को रिस्टोर करा गया था। जीएमडी यानी कि ग्योमिनडांग, ये पार्टी थी, हमने पढ़ा था। इसके लीडर कौन थे, चांग काई शेक। तो चांग काई शेक लीडर जो है वो ताइवान में चले गए थे। उन्होंने ताइवान के अंदर एक रिप्रेसिव गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करी। फ्रीडम ऑफ स्पीच, पॉलिटिकल अपोजिशन, ये सारी चीज़ें बैन कर दी गई थी। मतलब डेमोक्रेसी के नाम पे तो कुछ था ही नहीं ताइवान के अंदर। उन्होंने लोकल लोगों को उनकी पोजीशन ऑफ पावर से एक्सक्लूड कर दिया, यानी कि लोकल लोग जो है ना, ताइवान के जो रियल लोग हैं, वो पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। उन्होंने कुछ लैंड रिफॉर्म्स करे ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके और कुछ
रिफॉर्म्स और भी करे ताकि इकोनॉमी को मॉडर्नाइज किया जा सके। चांग काई शेक की डेथ हो जाती है 1975 में। इससे क्या हुआ, ताइवान एक डेमोक्रेसी के अंदर तब्दील हो जाता है, यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ चांग काई शेक डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस हो जाती है ताइवान के अंदर। तो ये ताइवान का झंडा है, ये भी आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना चाहिए। मार्शल लॉ आ गया था 1987 के अंदर। ताइवान के अंदर फ्री इलेक्शंस हुए, जिससे क्या हुआ, लोकल ताइवानीज लोग भी पावर एक्सरसाइज कर पाए। चाइना के साथ इसका रीयूनिफिकेशन अभी भी एक कंटेंटियस इशू है। ताइवान को सेमी ऑटोनॉमस बना दिया जाए तो चाइना हो सकता है इसे एक्सेप्ट कर ले, ताइवान को थोड़ी पावर दी जाए तो हो सकता है चाइना इस चीज़ को मान ले। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चलती ही रहती हैं। तो चलिए आप समझते हैं कोरिया की स्टोरी। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना, दिस इज़ नॉर्थ कोरिया, एंड जो ये नीचे वाला पार्ट है, दिस इज़ साउथ कोरिया। एंड आज के टाइम पे तो ये दोनों ही देश बहुत ज़्यादा फेमस है। नॉर्थ कोरिया इज़ फेमस फॉर इट्स आइसोलेशन, एंड साउथ कोरिया भी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस है इसके बैंड्स की वजह से। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक बिगनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन। कोरिया को रूल किया जाता था जोशियोन डायनेस्टी के द्वारा, और लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ, कोरिया ने इंटरनल पॉलिटिकल और सोशल प्रॉब्लम्स फेस करी, और फॉरेन प्रेशर भी आ रहा था चाइना, जापान और वेस्ट से। 1910 में क्या हुआ, जापान ने कोरिया को अनेक्स कर लिया और अपनी कॉलोनी बना लिया। कोरियन लोगों ने ये पसंद नहीं करा कि भाई जापानीज जो है वो अपनी कॉलोनी समझ रहे हैं कोरिया को। कोरियंस ने इंडिपेंडेंस की डिमांड करी और अपना प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप कर ली। कोरियंस ने एक डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करी कॉलोनियल रूल के खिलाफ, और उन्होंने डेलीगेशंस भेजी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, याल्टा, कैरो और पोट्सडैम। अगस्त 1945 में क्या हुआ, डिफीट के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की डिफीट हो गई, उसके बाद कॉलोनियल रूल भी खत्म हो गया कोरिया के अंदर। कोरियन पेनिनसुला वॉज टेम्पररी डिवाइडेड अलोंग द 38th पैलर इनटू 2 नेशन। ये पहले एक ही नेशन होता था, ठीक है, बाद में ये 2 में बट गया। ऊपर वाला नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ कोरिया, और नीचे वाला साउथ कोरिया। जो नॉर्थ नेशन था ना, उसको सोवियत ने मैनेज करा, और जो नीचे वाला था उसे यूएन ने मैनेज करा। हाउएवर दिस डिवीजन बिकेम परमानेंट। बाद में ये परमानेंट ही हो गया, और दोनों के अंदर सेपरेट गवर्नमेंट आ गई 1948 से। जून 1950 में क्या हुआ, साउथ कोरिया को सपोर्ट मिला यूएस से और यूनाइटेड नेशन से भी। नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट मिला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से, ठीक है। इट क्रिएटेड अ कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर चल रही थी, तो उस टाइम पे ये हो रहा था। कोल्ड वॉर क्या है भाई, जो यूएस और यूएसएसआर के बीच में थोड़ी सी लड़ाई चल रही थी ना, लड़ाई का मतलब थोड़ी सी वी कैन से प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उस टाइम के दौरान ये हो रहा था कोरिया में। जुलाई 1953 में क्या हुआ, वॉर खत्म हो गई। इससे क्या हुआ, आर्मिस्टाइज एग्रीमेंट हुआ। कोरियन वॉर हैज कॉज नॉट ओनली मैसिव लॉसेस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट ऑल्सो डिले इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेटाइजेशन। कोरियन वॉर से क्या हुआ, ना सिर्फ प्रॉपर्टी और लोगों की लाइफ पे असर देखने को मिला, बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं हो पाया, डेमोक्रेसी भी उस टाइम पे एस्टेब्लिश नहीं हो पाई। प्राइसेस एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गए और नई करेंसी इशू करी गई ड्यूरिंग द वॉर। एज अ रिजल्ट साउथ कोरिया वॉज फोर्स टू रिलाई ऑन द इकोनॉमिक असिस्टेंस बीइंग प्रोवाइडेड बाय यूएसए के द्वारा जो सपोर्ट प्रोवाइड करा जाता था उसके ऊपर साउथ कोरिया बिल्कुल निर्भर था। साउथ कोरिया के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, सिंह नाम री, ठीक है। सो हैड बीन इलेक्टेड इन 1948। इन्हें 1948 के अंदर जो है इलेक्ट करा गया था थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस। उन्होंने अपने टाइम पीरियड को, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को 2 बार एक्सटेंड करा इलीगल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू। अप्रैल 1960 में क्या हुआ, कोरियन सिटीजन्स ने प्रोटेस्ट करा इनके इलेक्शंस के खिलाफ। सो इससे क्या हुआ, एक एगिटेशन उठी जिसे अप्रैल रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, और री को रिजाइन करना पड़ गया। इससे क्या हुआ, रेवोल्यूशन हो रहा था तो स्पिरिट ऑफ पीपल एरप्टेड इन द फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस एंड डिमांड्स। अब लोग जो है अपनी इच्छाएं जाहिर कर रहे थे, अपनी डिमांड्स जाहिर कर रहे थे इन डेमोन्स्ट्रेशंस के थ्रू। और रेजिग्नेशन के बाद क्या हुआ, डेमोक्रेटिक पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन पावर में आई। रिफॉर्मिस्ट पॉलिटिकल पावर्स एमर्ज्ड एंड स्टूडेंट्स मूवमेंट ग्रू इनटू अ यूनिफिकेशन मूवमेंट। अब स्टूडेंट्स मूवमेंट देखने को मिल रहे थे, ठीक है, पॉलिटिकल पावर्स आ रही थी। मई 1961 में क्या हुआ, डेमोक्रेटिक पार्टी गवर्नमेंट वॉज ओवरथ्रोन बाय जनरल पार्क चंग ही। वो आ गए पावर में, और दूसरे मिलिट्री अथॉरिटीज। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अंडर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। हाई लेवल ऑफ एजुकेशन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कोरिया। हाई लेवल ऑफ एजुकेशन दी जाती थी लोगों को, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, और कोरिया का हाई डोमेस्टिक सेविंग रेट से क्या हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिला। इकोनॉमिक ग्रोथ वॉज द फाउंडेशन ऑफ पार्क एडमिनिस्ट्रेशन। और मतलब पार्क के टाइम में
जो उस टाइम पे वो प्रेसिडेंट बने थे, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली। पार्क रिवाइज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वॉज री इलेक्टेड। 1971 में उन्हें तीसरी बार दोबारा से री इलेक्ट करा गया। अक्टूबर 1972 में पार्क डिक्लेयर्ड एंड इम्प्लीमेंटेड यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट और डिक्लेयर कर दिया, जिससे क्या हुआ, परमानेंट प्रेसिडेंसी पॉसिबल हो सकती है, यानी कि परमानेंटली कोई जिंदगी भर प्रेसिडेंट रह सकता है, ये चीज़ पॉसिबल हो गई। इससे क्या हुआ, इस कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेसिडेंट हैड कंप्लीट अथॉरिटी ओवर लेजिस्लेशन, जुरिस्डिक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो हैड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू रिपील एनी लॉ एज एन इमरजेंसी मेजर। ठीक है, तो ये सारी पावर मिल जाती है एक प्रेसिडेंट को। एग्जिस्टेंस ऑफ यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी वॉज टेम्पररी सस्पेंडेड। इस कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से कुछ टाइम के लिए टेम्पररीली डेमोक्रेसी को सस्पेंड कर दिया गया था। 1979 में क्या हुआ, सेकेंड ऑयल क्राइसिस देखने को मिला, जिससे इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर हिंड्रेंस देखने को मिली। मोर ओवर स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स और अपोजिशंस ने इस चीज़ के खिलाफ, यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट करे। फाइनली 1979 के अंदर पार्क चंग ही को असैसिनेट कर दिया गया, मार दिया गया, और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो गई फाइनली। कॉन्टिन्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कॉल्स फॉर डेमोक्रेटाइजेशन। दिसंबर 1979 में क्या हुआ, पाक चंग ही की डेथ के बाद चोंग दू हुआन, ये दूसरे मिलिट्री लीडर थे, ये पावर में आए। मई 1980 में क्या हुआ, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, स्टूडेंट्स और सिटीजन्स ने डेमोक्रेसी की डिमांड करी। इन प्रोटेस्ट के थ्रू डेमोक्रेसी मूवमेंट को सप्रेस किया जा रहा था मार्शल लॉ लगा के। ग्वांजू में जो लोग रहते थे, ग्वांजू एक सिटी है साउथ कोरिया के अंदर, सो वहाँ पर स्टूडेंट्स और सिटीजन्स ने पीछे हटने का नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने मार्शल लॉ को एंड करने की डिमांड रखी। इसे ग्वांजू डेमोक्रेटाइजेशन मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। बट क्या हुआ, चुन बिकेम द प्रेसिडेंट थ्रू अ इनडायरेक्ट इलेक्शन अंडर द यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन। जो यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन पाक चंग ही ने इम्प्लीमेंट करा था, उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो चन है वो प्रेसिडेंट बन गए थे। उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर भी इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल रही थी, 1.7% से 13.2% तक 1983 तक। सो ये क्या देखने को मिल रहा है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, साथ ही साथ डेमोक्रेसी की भी डिमांड लोग कर रहे थे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या हुआ, अर्बनाइजेशन देखने को मिला, और साथ ही साथ एजुकेशन के अंदर भी इम्प्रूवमेंट हुआ और मीडिया एडवांसमेंट भी हुआ। पॉलिटिकल अवेयरनेस की वजह से लोगों ने डायरेक्ट इलेक्शन की डिमांड करी प्रेसिडेंट के लिए। मई 1987 में क्या हुआ, एक यूनिवर्सिटी, एक स्टूडेंट की डेथ हो गई। सो टॉर्चर किया गया उस स्टूडेंट के साथ और फिर उसकी डेथ हो गई। इससे सिटीजन्स जो हैं वो बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट करने लगे, बहुत लार्ज स्केल रैलीज निकालने लगे और डेमोक्रेसी की डिमांड करने लगे। इस चीज़ से क्या हुआ, चुन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज फोर्स टू डू अ रिविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और उन्हें डायरेक्ट इलेक्शंस अलाउ करने पड़ गए। कोरियन डेमोक्रेसी एंड द IMF क्राइसिस। अब नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करा, सो उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पहले डायरेक्ट इलेक्शन दिसंबर 1987 में हुए। एक मिलिट्री लीडर थे चुन एडमिनिस्ट्रेशन के, रो ताई वो, उन्हें इलेक्ट कर दिया गया। 1990 में बहुत टाइम के अपोजिशन के बाद किम यंग सैम ने कॉम्प्रोमाइज़ करा रो की पार्टी के साथ और एक बड़ी सी लार्ज रूलिंग पार्टी क्रिएट करी। दिसंबर 1992 में क्या हुआ, किम जो कि एक सिविलियन थे, एक सिटीजन थे, वो एक प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए बहुत टाइम के बाद। मतलब बहुत टाइम से मिलिट्री रूल चला आ रहा था, उसके बाद पहली बार एक सिविलियन जो है वो प्रेसिडेंट बने। गवर्नमेंट के सपोर्ट से कोरियन कॉन्ग्लोमरेट्स यानी कि कोरियन कंपनीज ने इन्वेस्ट करा कैपिटल इंटेंसिव हैवी और केमिकल इंडस्ट्रीज में, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के अंदर। साथ ही साथ क्या हुआ, न्यू लिबरलिस्ट प्रेशर ये देखने को मिल रहा था, यानी कि मार्केट को ओपन करने की डिमांड हो रही थी, लिबरलाइजेशन की डिमांड हो रही थी। किम एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD को ज्वाइन करा 1996 में, ताकि कोरिया की इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को एक स्ट्रेंथ मिले। बट इंक्रीजिंग ट्रेड डेफिसिट की वजह से क्या हुआ, यानी कि ज़्यादा इंपोर्ट हो रहे थे, एक्सपोर्ट कम हो रहे थे। इसके वजह से क्या हुआ, पुअर मैनेजमेंट हुआ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। कोरिया फॉरेन करेंसी को मीट नहीं कर पा रहा था, इस वजह से फॉरेन करेंसी क्राइसिस देखने को मिला 1997 में, यानी कि कोरिया की करेंसी के हिसाब से फॉरेन करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो रही थी। सो जो क्राइसिस था ना, इसको डील किया गया थ्रू एमरजेंसी फाइनेंशियल सपोर्ट।
जो IMF ने दिया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। कोरिया ने IMF से लोन लिया था, ठीक है। सो कोरिया के जो लोग थे ना, उन्होंने भी फॉरेन लोन रिपेमेंट, यानी कि जो IMF से जो लोन लिया था ना, इसको जल्दी से पे कर पाए कोरिया। इस चीज़ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कोरिया के सिटीजन्स का भी। कैसे? उन्होंने गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट करा था, गोल्ड को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। दिसंबर 1997 में क्या हुआ, एक बहुत टाइम से ओपोजिशन पार्टी चली आ रही थी, उसके एक पर्सन थे किम दाई जंग, उन्हें प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट कर दिया गया। 2008 में ली म्यंग बैक, एक कंजर्वेटिव पार्टी के पर्सन थे, उन्हें प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट करा गया। 2012 में कंजर्वेटिव पाक ग्यून ही, जो कि डॉटर थी पाक चंग ही की, उन्हें फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट करा गया था। मार्च 2017 में क्या हुआ, उन्हें एक्यूज करा गया ऑफ इम्पीचमेंट और उन्हें ऑफिस से निकाल दिया गया। सो आपको ये याद रखना है, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, पाक ज्यून ही, शी वॉज द डॉटर ऑफ पाक चंग ही। सो मई 2017 में क्या हुआ, मून जई इन, इन्हें प्रेसिडेंट बना दिया गया और कैंडल लाइट प्रोटेस्ट हुए 2016 में फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इस चीज़ से क्या पता चलता है कि कोरिया की डेमोक्रेसी अब मैच्योर हो गई और सिटीजन्स जो हैं अब वो अवेयर होते जा रहे हैं और वो कंट्री के अंदर जो है डिमांड कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों की थ्रू प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। टू रोड्स टू मॉडर्नाइजेशन। अभी तक हमने क्या देखा, जापान के अंदर क्या कंडीशंस थी, क्या सिनारियो था, देन क्या क्या रिफॉर्म्स करे गए थे, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, कैसे इतना मॉडर्न बना जापान, ठीक है, किन किन चीज़ों का जापान ने सामना करा। देन चाइना के बारे में हमने पढ़ा था, चाइना के अंदर क्या कंडीशंस थी, चाइना किस चीज़ के खिलाफ जो है वो लड़ रहा था, क्या क्या चीज़ें चाइना ने फेस करी, कौन कौन से लीडर्स थे, कौन कौन से मूवमेंट आए, ये सारी चीज़ें अभी तक हमने देखी। तो इन सभी चीज़ों से ये चीज़ तो साफ है कि चाइना और जापान की कंडीशंस बहुत अलग थी। इन कंडीशंस की वजह से ही चाइना और जापान ने अलग अलग रास्ते अपनाए इंडिपेंडेंट और मॉडर्न नेशन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो इनके रास्ते अलग क्यों थे, ये हमें समझ में आया। जापान इंडिपेंडेंस को रिटेन करने में सक्सेसफुल रह पाया अपने ट्रेडिशनल स्किल्स और प्रैक्टिसेस को न्यू वेज में इस्तेमाल करते हुए। साइनो जापानीज वॉर हुई, साइनो यानी कि चाइनीज़, ठीक है। चाइना और जापान की वॉर हुई 1894 और 95 में। चाइना ने बहुत बुरी हार का सामना करा और 17 अप्रैल 1895 में एक ट्रीटी ऑफ शिमोनसेकी ये साइन हुई चाइना और जापान के बीच में और फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर एंड हुई। हर एक वॉर के बाद है ना, एक ट्रीटी या एक एग्रीमेंट साइन होता है ताकि उस वॉर को ख़त्म किया जा सके। चाइना जो है अब सोचने लगा, भाई हम तो कितने पीछे हैं, हमें तो डेवलपमेंट्स करने ही पड़ेंगे। फाइनली चाइना और जापान ने कुछ रिफॉर्म्स करे मॉडर्नाइजेशन के लिए। साइनो जापानीज वॉर से क्या हुआ, एंग्लो जापानीज अलायंस देखने को मिला 1902 में। अब चाइना का पार्ट टू मॉडर्नाइजेशन बहुत अलग था। चाइना के अंदर फॉरेन इम्पीरियलिज्म था, वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म भी था, साथ ही साथ जापानीज इम्पीरियलिज्म देखने को मिल रहा था। 19th और 20th सेंचुरी में क्या हुआ, एक रिजेक्शन देखने को मिला ट्रेडिशंस का और एक सर्च देखने को मिली। लोग जो हैं एक नेशन यूनिटी की डिमांड करने लगे, स्ट्रेंथ चाहते थे कि भाई नेशन को एक स्ट्रेंथ मिले। दोनों ही देशों के अंदर अलग अलग रिफॉर्म्स करे गए, अलग अलग डेवलपमेंट्स करे गए, जिसकी वजह से आज ये दोनों देश इतने ज़्यादा मॉडर्न बन पाए हैं, ठीक है। तो टू रोड्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन में हमें क्या समझ में आया, दोनों ने अलग अलग रास्ते अपनाए हैं। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला टॉपिक भी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपके सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर कर दिया। आपके NCERT बुक के जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी सब हेडिंग्स हैं, वो सारी मैंने कवर कर दी हैं। एंड कोई भी डाउट है, यू कैन कमेंट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। चाइना, ताइवान, कोरिया, जापान, सारे के सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तक भी नहीं करा है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी लेके आऊँगी बहुत जल्द। एंड आपकी पॉलिटिकल साइंस के कुछ चैप्टर्स रहते हैं तो वो भी मुझे कवर करवाने हैं। एंड वन मोर थिंग, टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर दीजिए। जो भी PDFs हैं, जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ इस चैनल पे, जो भी आपको PPT देखने को मिलती है, वो सारी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की PDF या फिर कोई भी नोट्स हैं तो सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे। अब टेलीग्राम चैनल आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कर लेना। बट टेलीग्राम का लिंक है ना कम ही वर्क करता है, तो आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जाके इग्नाइटेड फ्यूचर ये सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल और सारे नोट्स
एंड ये PDF जो भी हैं, जितने भी हैं, वो आपको वहाँ पे मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करना मत भूलना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।